हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का आर्ट्स का हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 2 जी हाँ दोस्तों का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज अपने जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो ठीक है। और जितने सारे आपके हैं जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सभी का अपलोड कर दिया जाएगा करके बस आप लोग चैनल पे बने रहिए। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर एक प्रकार के वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। दोस्तों पहला सवाल है, इसमें आप लोग देख सकते हो, मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1517 ईस्वी में। ठीक है, 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना हुई थी। अगला सवाल है, इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की? तो इसका दोस्तों किया था 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा? तो दोस्तों ब्राजील वुड। ठीक है, ब्राजील वुड पेड़ के नाम से ब्राजील का नाम पड़ा। आप नाम से ही देख सकते हो ब्राजील वुड में ब्राजील आ रहा है तो उससे ही उसका नाम पड़ा। अगला सवाल है, इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो ये दोस्तों कुज्को थी। कुज्को, उसी को कुज्को बोला जाता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का 1780 और 1850 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुडिज्म आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1811 से 1817 के बीच में लुडिज्म आंदोलन हुआ था। अगला सवाल, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग थे। क्या नाम था याद कीजिएगा, माओ त्से तुंग। तुंग तांग दोस्तों यार चीन में ही रहता है, याद कर लीजिएगा। पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी? तो देखिए, चर्च द्वारा जारी जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं। मतलब क्या, चर्च द्वारा ही दस्तावेज जारी किया गया था जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके उसे कहा जाता था पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजटेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। तो जब भी तुलना दोस्तों बोलेगा ना तो आप लोग एक तरफ एजटेक लिख लीजिएगा और एक तरफ मेसोपोटामिया लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर तुलना एक साथ करता रहा हूँ। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो एक तरफ मेसोपोटामिया का लिखोगे तो एक तरफ एजटेक का लिखोगे। देखिए क्या है दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई जबकि एजटेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। तो एक तरफ क्या लिख देना आप कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई, दूसरा तरफ क्या लिखोगे, जबकि काट दोगे दूसरा तरफ लाइन में क्या लिखोगे कि एजटेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु जो एजटेक सभ्यता के लोग थे ना दोस्तों वो कृषि जानते थे पर पशुपालन नहीं जानते थे। अगला सवाल देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था। कब हुआ था? मेसोपोटामिया कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एजटेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेसोपोटामिया एवं एजटेक दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, ये दोनों में कॉमन रहा क्या कि दोनों में शिक्षा को बहुत ज्यादा विशेष महत्व दिया गया। अगला सवाल है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? तो निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। क्या क्या? पहला है, अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे। अगला, उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। देखिए तब क्या था, समुद्री मार्ग एक मात्र रास्ता था। ठीक है, उसी के समुद्री रास्ते के मार्ग में ही जाकर एक दूसरे देश की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई और भी बहुत सारे देशों की खोज हुई। तो उन्हें पता चल गया था कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। मतलब ऐसा कोई देश जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, होगा कहीं बसा तो समुद्री मार्ग से इधर उधर जाकर ही उसका खोज लगाया जा सकता है। अगला है, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? तो देखिए, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित क्या क्या है? नहरों के सापेक्षिक लाभ देखिए, नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसी भारी पदार्थों का कारखानों तक ले जाना काफी सरल हो गया। नहरों द्वारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। और क्या, बड़े 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 नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया। ठीक है, बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट। और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ देखिए दोस्तों, क्या रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। मतलब क्या, जब नहरों से वो लोग यातायात करते थे तो काफी परेशानी होता होगा उन लोगों को।
लेकिन जब रेलवे परिवहन आया तो उन लोगों को इन परेशानी से छुटकारा मिल गया। रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। और रेल क्या संचार और सबसे सस्ता साधन है क्या इधर उधर जाने का। आपको पता ही है रेल का भाड़ा कितना कम होता है, हालांकि अभी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये यात्रा करने में सबसे आराम हो गया उन लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हो। तो मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान के एडो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। ठीक है, क्या मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटना घटा था। ठीक है, घटित घटनाक्रम था। मेजी पुनर्स्थापना मतलब जापान में ही घटित हुई थी, जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव है। मतलब जापान का जो राजनीतिक माहौल था, सामाजिक माहौल था, उसमें बहुत बड़े बदलाव आया, जिनसे जापान तेजी से ग्रो करने लगा, आर्थिक दृष्टि से उद्योग लगने लगा, सैन्य विकास होने लगा, ये सब बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज है। 13 में देख लो, 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या? मंचू राजवंश की दुर्बलता, पाश्चात्य जगत से संपर्क चीनी क्रांति एक प्रमुख कारण था। किससे? पाश्चात्य जगत से संपर्क। आप कमेंट करके बोलना कि पाश्चात्य जगत का अर्थ क्या होता है सभी लोग। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है। चीन की क्रांति का प्रमुख कारण आर्थिक दुर्दशा भी था। चीन की बड़ी आबादी तेजी से बढ़ रही थी। मतलब चीन की एक बड़ी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, किंतु सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न हो रही थी वो जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो आर्थिक दुर्दशा हो रहा था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए ये क्रांति हुआ था। पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें तो देखिए, प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए, नए नगरों तथा वर्गों का विकास, अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश, नवीन स्थानों की खोज और पुनर्जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर सभी को शेयर कर दीजिए। और ये काफी महत्वपूर्ण अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि पता है एग्जाम में काफी कम वक्त बचा हुआ है, 16 से 30 तारीख के बीच आप लोग एग्जाम होने वाला है। ऐसे में आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चंस दोस्तों मॉडल पेपर से रहने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करिए। कोई भी विद्यार्थी मॉडल पेपर को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। और आप लोग का इतिहास का सेट 1 हम अपलोड कर दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किसका चाहते हैं कमेंट करके जल्दी बोलना। ठीक है, और जैसे ही मॉडल पर समाप्त होता है दोस्तों, आप लोगों का उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलेगा। तो आप लोग चाहते हो अगर ऐसा वीडियो आए, देखिए 9th में क्या बच्चे किताब उतना नहीं पढ़ते, सॉरी 9th और 11th में, ठीक है, दोनों क्लास में। तो आप लोग अगर ऑनलाइन से वीडियो देख करके चले जाओगे ना, तो भी यार 80-90% फोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, आपको जुनून होना चाहिए, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। याद रखिए कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। ठीक है, चलिए मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।